जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपसे कि आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 12। अगर आप भी क्लास 12 में हैं और आपका भी बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी के सब्जेक्ट को लेकर आप बहुत ही घबराए हुए हैं, तो आपको घबराना नहीं है पैराचू, क्योंकि आज के क्लास में टॉप 100 MVBI जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो 2025 परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे पैराचू। तो हम आपको जरूर कहेंगे कि इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक और अच्छे से जरूर देखिएगा। और एक छोटा सा चैलेंज हम आपको जरूर करेंगे पैराचू कि आपका 100 में कितना सही हो रहा है। अगर आपका 100 में 80, 90, 70 सही हो रहा है, तो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर आपका सही जो है 40 हो रहा है, 50 सही हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पैराचू, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा खासा नंबर ला सके। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि आज का जो आप क्लास जो पढ़ रहे हैं वो समझिए कि आपके लिए क्या है, एक टेस्ट है। और टेस्ट में आपको कितना सही करना है, 80, 90 सही करना है सर। और जो गलत होगा उसी को काउंट कीजिएगा, जो गलत नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा सर, ठीक है। तो पहले प्रश्न को हम देखते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि पंचानन शब्द में कौन सा समास है। क्या कह रहा है पैराचो, पंचानन शब्द में जो है कौन सा समास है। अगर इसको हम विग्रह करें पैराचो, तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि पंचा यानी कि 5 है। और हम आपको बताए हुए हैं कि जिस संख्या में या जिस शब्द में जो है अगर गिनती आ जाए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 10,000 ये सब आ जाए, तो वो हमेशा क्या होता है सर, द्विगु समास होता है। तो क्या आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर है? तो जी बिल्कुल आपका बी राइट आंसर है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए ये जो जयप्रकाश नारायण है, जिसे लोक नायक के नाम से भी हमसे क्या करते हैं, जानते हैं सर, जानते हैं ना, लोक नायक के नाम से। पहला पॉइंट, लोक नायक के नाम से जानने के बाद जो है उन्होंने बहुत सारा जो है समाज में सेवा वगैरह करने लगे। जैसे आप अमीर हो जाइएगा तो आप नहीं कहते कि अपने मन में सोचते कि अगर हम अमीर हो जाएंगे तो हम गरीबों की सेवा करेंगे। तो उसी तरह से जो जयप्रकाश नारायण है, उन्होंने क्या किया, समाज सेवा किया, समाज सुधार वगैरह वाला का काम किया। उसके लिए उनको क्या किया गया था, एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वो पुरस्कार है पैरेचो मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार। कौन है, मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार। इन्होंने क्या लिखा है पैरेचो, संपूर्ण क्रांति लिखा है। क्या लिखा है, संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा गया है पैरेचो, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने एक प्रकार के भाषण दिया है, जो कि कहाँ पर भाषण दिया है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है सर। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म स्थान है पैरचो, वो कहाँ पर है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि कहाँ है सर। तो ये है सर सिताब दयारा सारण बिहार में है सर। कहाँ है, सिताब दयारा सारण बिहार में है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें टाइम लेना ज्यादा अच्छा बात नहीं होगा सर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर में क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये हमारे बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है पैरोचो। क्या है, ये बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है जिन्होंने क्या लिखा है, उर्वशी लिखा है। और उर्वशी पे उनको क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तीसरा जो है सर, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय सीधे लिख देते हैं, उस पे जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोचिए इतने धमाकेदार और इतने मजेदार व्यक्ति थे। और ये कहाँ के हैं, सिमरिया बेगूसराय बिहार के। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर 5 नंबर में क्या कह रहा है पैराचो, 5 नंबर में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है। अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है, यानी कि अर्धनारीश्वर जिसमें आधा अंग नारी और आधा अंग नर का होता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया पैराचो, तो ये हमारे दिनकर जी जो कि बिहार के हैं, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है दिनकर जी के द्वारा। और ये एक प्रकार का क्या है पैराचो, निबंध है। क्या है, निबंध है। और इन्होंने किसके रूप के बारे में बताया है, तो सर ये बताया है शंकर जी और पार्वती जी। अगर आप कहीं फोटो वगैरह खरीदते हैं, हिंदू धर्म के बता रहे हैं, तो अगर आप कहीं फोटो वगैरह खरीदते हैं तो वहां पर देखिएगा तो आधा अंग शिव का रहता है और आधा अंग पार्वती माता का रहता है, जो कि 10-15 रुपया या 20 रुपया में आपको फोटो मिल जाएगा, वो वाला बोल रहे हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्राचीन काल में जो थी महिला और पुरुष जो है साथ साथ क्या करते थे, खेती वगैरह आखेट वगैरह करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर में कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर जो है पैराचो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है बाबू। क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वो जो है सर कौन सा है, तो वो है सर उर्वशी। उर्वशी पर क्या किया गया था, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अगर पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे दिया गया था? साहित्य अकादमी, ठीक है, अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो था सर संस्कृत। क्या है प्यारे बच्चों? संस्कृत के 4 अध्याय पर उनको क्या गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से ज्ञान पुरस्कारित किया गया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देते हैं 7 नंबर में क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? यहाँ से बहुत ही रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, हर बार तो आपसे पूछा ही जाता है कि मालती के पति क्या थे? तो सबसे मालती के पति जो थे डॉक्टर थे सर, क्या थे? डॉक्टर थे। दूसरा इसके पति का नाम क्या था सर? महेश्वर नाम था। क्या नाम था? महेश्वर। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था सर? मालती नाम था। मालती और महेश्वर के जो पुत्र है उसके नाम क्या था? टीटी नाम था सर। क्या नाम था? टीटी नाम था। इसके रचयिता कौन है सर? अज्ञे जी है। कौन है? इसके रचयिता कौन है? अज्ञे जी। यानी कि रोज शीर्षक के रचयिता कौन है? अज्ञे जी है। और मालती के पति जो है किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे सर? डॉक्टर से जुड़े हुए थे। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देते हैं 8 नंबर में कि रोज शीर्षक कहानी में जो है महेश्वर कौन फल लाए थे? बहुत ही आश्चर्य है। और वही फल में जो है ना कागज के पेपर में लपेट के लाए हुए थे, और वो कागज के देख के मालती जो है तरस जाती है। और वो फल था सर आम का फल। कौन था? आम का। और अगर आपको पता हो कि हमारे जो है फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो आम को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि सन 1928 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1928 में भगत सिंह जो है वो किस दल का गठन किए थे? पहले जो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये जो होगा सर, ये हुआ था नौजवान भारत सभा का। नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? तो हमारे भगत सिंह ने किया था। कब किया था? 1928 में। और 1914 में जो है सर गदर पार्टी के किए थे। किसके? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 1914 में भगत सिंह के द्वारा, और थोड़ा सा इसे मिलजुल के ही किया गया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं 10 नंबर में क्या कह रहा है कि भगत सिंह किसी अपना आदर्श गुरु मानते हैं? जैसे आज के समय में जो है प्यारे बच्चों, जैसे हम हो गए, आप हो गए, बहुत ऐसे जो छात्र होते हैं, वो ऐसे ऐसे आइडियल पुरुष बना लेते हैं, अपना आदर्श गुरु मान लेते हैं। जो कि एक टिकटॉकर होते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, वो सबको क्या करते हैं? आदर्श गुरु मान लेते हैं। लेकिन हमारे भगत सिंह जो है आदर्श गुरु, यानी कि आदर्श पुरुष जो मानते हैं, वो किसे मानते हैं? करतार सिंह सराभा को, या स्वर्ण सिंह की, या गणेश शंकर विद्यार्थी को, या चंद्रशेखर आजाद को। तो बिल्कुल गजब है प्यारे बच्चों, ये जो है करतार सिंह सराभा को मानते हैं। हम सबको भी किसका प्रति मानना चाहिए? भगत सिंह का आदर्श गुरु मानना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को, इन सबको जो है ना प्यारे बच्चों आदर्श गुरु मानना चाहिए। लेकिन हम सब क्या करते हैं? टिकटॉकर हो गया, ये जो इन्फ्लुएंसर है, गुटखा छाप ये सब का प्रचार करता है, उसका हम बन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी एक भावना होना चाहिए। क्या? चलिए, सबका अलग-अलग अति होता है। देखिए सर क्या कह रहा है कि धांगर किस जगह से आते थे? धांगर का अर्थ एक बार समझिएगा सर, ये मजदूर होते हैं सर। क्या होते हैं? मजदूर। और ये जो मजदूर है वो कहाँ से आते थे सर? दक्षिण बिहार से। कहाँ से आते थे? दक्षिण बिहार से ये जो है मजदूर वगैरह आते थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने जो है 12 नंबर में क्या कह रहा है? 12 नंबर में थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा छोटा करते रहेंगे, ठीक है? कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह जो है पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो ये किस पंक्ति से लिया गया है? फटाफट बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये कहाँ से क्या कह रहा है ये समझिए। कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा, अगर घोड़ा को अगर लगाम वगैरह या चाबुक से उसे नहीं बताइएगा कि इस तरह इस साइड चलना है, तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा सर। उसी तरह से जो है सिपाही भी है सर, क्या है? उसी तरह से सिपाही है, उसको भी कमांड वगैरह दीजिए, ताकि वो मजबूत और लीडर बन के रहे। नहीं तो क्या होगा? रस्सी की तरह बुझ जाएगा। और ये जो कहा गया है सर, ये उसने कहा था, कहानी में से लिया गया है, जो कि एक प्रकार क्या है सर? कहानी है। और ये प्रेम, बलिदान, बहुत चीज़ पर ये कहानी है, आपको पता होगा। और ये 1915 में क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था, ठीक है? सिपाही की माँ शीर्षक के एक अंक में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर क्या बैठी करती दिखाई देती है? सर ये जो है सूत काटती हुई दिखाई देती है, और ये 2024 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा सर, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये सिपाही की माँ में कुल कितने पात्र है? तो सर 8 पात्र है, जिसके रचयिता कौन है सर? मोहन डाकेश जी है। कौन है? मोहन डाकेश के इसके रचयिता है। और ये एक प्रकार का क्या है सर? एकांकी है। क्या है? एकांकी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मुन्नी कौन थी सर? बताइए तो, मुन्नी कौन थी? सर मुन्नी जो थी, इसकी एज जो थी 14 वर्ष थी सर। और ये जो है ना, वो बहुत ही अच्छी कहा जाती है। और ये जो है बिस्नी की बेटी है, और माना की क्या है प्यारे बच्चों? बहन है। माना की कौन है प्यारे बच्चों? बहन है। माना के पत्र आने की संभावना जो है मुन्नी लगाती है मंगलवार को। किस किस दिन लगाती है सर? मंगलवार को लगाती है, याद रखिएगा सर। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रगीत और समाज शीर्षक जो है निबंध है, वो निबंध संग्रह कहाँ से लिया गया है? प्रगीत और समाज, जिसके रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। कौन है प्यारे बच्चों? नामवर सिंह है प्रगीत और समाज के।
जो कि एक प्रकार के क्या है प्यारे जो निबंध है। और इस ये जो निबंध है वो कहाँ से लिया गया है सर? वाद विवाद संवाद से लिया गया है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है प्यारे? जो कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? 16 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो ये जो है सर अशोक वाजपेयी जी है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर में क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्तिबोध का उदय जो है प्यारे जो वो कैसे कवि के रूप में हुआ है? चलिए बताइए तो। गजानंद माधव मुक्तिबोध क्या है? गजानंद माधव मुक्तिबोध जिन्होंने क्या लिखा है? जन जन का चेहरा। जन जन का चेहरा जो है गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा ही लिखा गया है। और ये जो है कैसे कवि के रूप में इसका उदय हुआ है? तो सर ये हुआ है प्रयोगवादी के रूप में। किसके? प्रयोगवादी के रूप में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर, ठीक है। 18 नंबर में कह रहा है कि कौन लेखक जो है कांग्रेस के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? आप सोचिए, ऐसा कोई लेखक है जो कि शिक्षा मंत्री भी रह सके हैं, वित्त मंत्री भी रह सके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और वो जो है कौन है पैरचो? तो ये जो है हेनरी लोपेज है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है पैरचो कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है सर? जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस कब्र अमेठी या पाटलिपुत्र या झांसी अल्मोड़ा? तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है देखिए जायसी जी, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे प्यारे जो, और ये अपनी आत्मा से जैसे नहीं बात होता है उस तरह ये अपनी आत्मा रूह से बात करते थे। और इन्होंने क्या लिखा है? करबक लिखा है सर। क्या लिखा है? करबक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। और ये कहाँ के थे? जायस कब्र अमेठी के थे, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। इन्होंने सर दर्पण के बारे में, किसके? दर्पण के बारे में अपनी जो है छाप, छाप मतलब क्या होता है? जैसे आप कर्म करके जाइएगा वैसा छाप आप छोड़ के जाते हैं ना। जैसे भगत सिंह अपना अलग छाप छोड़ के गए हैं, चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रशेखर जो अलग छोड़ के गए हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी वो अलग छाप छोड़ के गए हैं, उसी तरह से हम अपना अलग छाप छोड़ के जाएंगे, आप अपना अलग छाप छोड़ के जाइएगा। तो यही बोले हैं करबक जी, ठीक है। कहता है कि पुष्प जो है मर जाता है लेकिन इसकी खुशबू या सुगंध कह सकते हैं वो नहीं मरता है। वही सब बहुत करबक में बहुत ही बेजोर बात बताई गई मेरे जो। नाभादास किस धारा के संत थे? नाभादास जो है पहले जो वो किस धारा के संत थे? 20 नंबर प्रश्न का बताइएगा। तो ये जो थे वैष्णव। वैष्णव मतलब क्या होता है? कि विष्णु भगवान के। और शैव मतलब क्या होता है पहले जो? शिव भगवान के। अगर फिर से बोल दे, विष्णु इसका होता है और इसका अर्थ होता है सर शिव, यानी कि शंकर जी। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको पता है कि बौद्ध धर्म कैसे है? गौतम बुद्ध से हो गया, और जैन धर्म जो हो गया महावीर स्वामी से संबंधित ज्यादा है। चलिए अब अगला प्रश्न, ये वाला आपका राइट आंसर ए होगा बाबू, नहीं तो बाद में कहिएगा कंफ्यूजन में डाल दिया सर। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ है सर? वृंदावन। वृंदावन में जाऊंगी सखी मैं जाऊंगी। अब आपको बताना है तेरा चूंकि आपका 21 में जो है कितना सही हुआ है, और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए बाबू। देखिए हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप हमें लाइक करके मोटिवेट करते हैं कि सर आपका हिंदी पढ़ाने का जज्बा जो है बहुत ही जबरदस्त है। और आप जो हिंदी पढ़ाते हैं वो हिंदी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं तो और मजा आ जाता है। ये सब कमेंट हम जब देखते हैं ना तो मुझे और अच्छा लगता है कि हाँ मुझे और इस तरह का और लाना चाहिए। तो प्लीज़ एक छोटा-सा आप लाइक कर दीजिए, प्यारा-सा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्यार से एक बार बोलिए लाइक महाराज की, तो कर दिया है सर। जो-जो बच्चे लाइक कर दिए हैं एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर हमने लाइक कर दिया है, ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे चलिएगा क्वेश्चन है 22 नंबर में क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है पैरचो? सुभद्रा कुमारी जो है जिन्होंने क्या लिखा है पैरचो? पुत्र वियोग लिखा है, जो कि एक प्रकार का क्या है पैरचो? शोक गीत है। अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसके अंदर कौन सा भावना आएगा? विरह गीत नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। ये आएगा शोक भावना, यानी कि दुख दर्द वाला सर ज्यादा आएगा, आएगा ना। और ये भी आपके 2024 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक, मुझे जहां तक याद है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं पैरचू। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन को कौन सा पुरस्कार मिला था? देखिए सर, सुभद्रा कुमारी चौहान की उस समय मृत्यु हो गई थी। कहाँ कैसे हो गई थी सर? कार दुर्घटना में सर। कैसे? कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब जाके 1930 में क्या है उनको साहित्य सम्मान से पुरस्कारित किया गया था, और वो सम्मान था सर, वो था शेक्सपियरिया पुरस्कार। क्या था सर? शेक्सपियरिया पुरस्कार, और इसकी बेटी को दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है पैरचू? इसकी बेटी को दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं पैरचू। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित होते हैं? यानी ज्ञानेंद्र पति जो कि क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं पैरचू? गांव का घर किसके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। फिर से बोल देते हैं, गांव का घर। गांव का घर किसके द्वारा लिखा गया है पैरचू? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा है। और बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी
क्या होता है? बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसी प्रकार का होता है। उस पे जो है वो सेलेक्ट होकर किस पर में गए थे? तो वो गए थे सर कारा अध्यक्ष पे। किस पे गए थे? कारा अध्यक्ष पे वो बैठे थे, ठीक है? पद पे संभाले थे। अब देखिए कह रहा है कि चिर विषाद विलीन मन की, यह जो पंक्ति है वो किस शीर्षक की कविता से है? तो वो जो है सर आपके तुमुल कोलाहल कलह से लिखा गया है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं पैराशो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निम्न में से कौन सी है रचना है? तो आपको बताना है कौन सी है। देखिए सर, रोज तो आपको पता है, ये भी नहीं है सर। ये जो है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा जो है मात्र 3 कहानी लिखी थी, और तीनों की तीनों कहानी जो है बहुत ही फेमस हुई थी। सबसे पहले जो है बुद्धू का कांटा, क्या है सर? बुद्धू का कांटा पहला हो गया। दूसरा जो है सुख में जीवन, क्या है? सुख में जीवन। सुख में जीवन सब साथ आए, दुख में कोई ना आवे, ये आपने सुना होगा। और जो है उसने कहा था, ये तीनों के तीनों जो है सर बहुत ही फेमस हुआ था। और ये तीनों के तीनों क्या है सर? कहानी है। क्या है? कहानी है। समझ में आया? नाभादास कविता का नाम क्या है? नाभादास की कविता का नाम क्या है पैराछू? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं क्या नाम है। तो सर ये नाम है आपका छपे, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर, ठीक है। और कवित क्या है? कवित ही है। चलिए आगे देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण का निर्धन कब हुआ था सर? जयप्रकाश नारायण का निर्धन जो हुआ था सर वो कब हुआ था? तो बिल्कुल बता सकते हैं सर, ये हुए थे 8 अक्टूबर 1979 में। क्या हुआ था? इनका निर्धन हो गया था। और उससे पहले जो है उन्होंने एक आंदोलन किया था, वो आंदोलन था सर छात्र आंदोलन। कौन आंदोलन किए थे पहले? जो छात्र आंदोलन जो है 1974 में किए थे। और उस समय जो है वो वृद्ध अवस्था में थे। क्या थे पहले? जो वृद्ध अवस्था यानी कि बूढ़ा हो गए थे सर। क्या है? बूढ़ा हो गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहले जो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि रघुवीर सहाय का निर्धन कब हुआ था सर? रघुवीर सहाय का निर्धन कब हुआ था पेरेचो? तो ये हुआ था पेरेचो, आपको बताना है। तो सर ये हुआ था 30 दिसंबर 1990 को। क्या हुआ था? रघुवीर सहाय का मृत्यु हो गया था, ठीक है। अधिनायक, अधिनायक शीर्षक के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय है ना, बिल्कुल। 30 नंबर देख क्या करें कि सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? सुखमय जीवन के लेखक कौन है सर? ये हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, जो कि हम अभी जस्ट बताए थे कि इन्होंने 3 ही लिखे हैं, लेकिन तीनों के तीनों जो है बहुत ही फेमस थे, ठीक है। पद्मावत के कवि का नाम क्या है सर? एक है पद्मावती, क्या है? पद्मावती। और एक है सर पद्मावत, जो कि आपके जायसे के द्वारा लिखा गया है। और पद्मावती जो है सर वो है आपके बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। देखिए एक सिर्फ हिरसी और दीर्घी के कारण क्या है आपका उत्तर भी चेंज हो रहा है। तो सोचिए एक पॉइंट को आपको ध्यान में रख रख के आपको क्या करना है? ओएमआर शीट पे कलर करना है बाबू, ताकि आपको अच्छा नंबर मिले। समझ गए? तो आगे चले। आगे देखिए उर्वशी के रचयिता निम्न में से कौन है सर? उर्वशी के रचयिता जो है सर हमारे रामधारी सिंह दिनकर है, जिन्होंने जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अब आगे चले सर। अब अगला प्रश्न लिखते हैं 33 नंबर में। क्या करा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, रचयिता का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता का नाम क्या है? तो वो है मुक्ति बोध है, अज्ञे जी है, दिनकर जी है, ज्ञानेंद्र पति जी है। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सर। तो ये है आपके मुक्ति बोध जी है। कौन है? मुक्ति बोध जी है। आगे चलते हैं कि दानव दुरात्मा एक ही मानव की आत्मा, हजार दानव के बाद जो है ना एक मानव की आत्मा है सर। यानी कि मानव जो है इतनी क्रूर हो गया है, यानी कहा जा रहा है कि मानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा। ठीक है। तो यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कहाँ से लिया गया है सर। ये आपके लिया गया है 34 नंबर प्रश्न का जो लिया गया है सर, ये लिया गया है उषा लिया गया है। उषा में जो है प्राकृतिक के बारे में थोड़ा सा और विचित्र रूप में बताया गया कि सूर्य की रोशनी किस तरह से अंधकार से उजाला होती है और किस तरह से डूब जाती है। इस सब के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। अब अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे, क्या कह रहा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुचे नर कंकाल, यह जो पंक्ति है वो किस शीर्षक कविता से है? तो बिल्कुल ये जो है पैराचो आपको अधिनायक से लिया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कह रहा है कि सर तेरी कुरमाई हो गई, क्या कह रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति जो है वो किस शीर्षक कहानी से लिया गया है? सबसे पहले ये एक प्रकार की कहानी है सर। क्या है? कहानी है। और तेरी कुरमाई हो गई इसका अर्थ होता है सर मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है, सॉरी मंगनी होता है, याद रखिएगा। यानी कि शादी से पहले जो एंगेजमेंट होती है वो। तो ये जो कहा गया है सर, ये कहा गया है, उसने कहा था कहानी से लिया गया है, ठीक है। आगे चले। आगे चलते पैरा जो कह रहा है कि अज्ञे, क्या कह रहा है? अज्ञे रचित पाठित पाठ का नाम क्या है सर? अज्ञे जी के द्वारा कौन सा पठित पाठ रचा गया है?
तो अगर आपको पता हो सर, ये रोज जो है अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जो है मालती के जीवन जो है शादी के बाद किस तरह से परिवर्तित हो गया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया से बताया जाता है। ठीक है। अब देखिए आपके सामने 38 नंबर में क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा। यहाँ पर आत्मकथा हो गया पैरेचो, सुधार कर लीजिएगा, क्या होगा, आत्मकथा का नाम क्या है। तो सर ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन लिखे हैं। जूठन में क्या किया गया है, सामाजिक जीवन के बारे में भी बताया गया है पैरेचो, कि हम समाज में जब हम सफल हो जाते हैं पैरेचो, क्या है, जब हम समाज में सफल हो जाते हैं ना, तो हमारी प्रशंसा ज्यादा होने लगती है। और जब हम असफल हो जाते हैं, यानी कि हम कोई काम के नहीं रहते हैं, तो हमारी निंदा खूब होती है सर। क्या होती है, निंदा खूब होती है। तो जूठन में ये भी बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और आज के समय में भी आप देख सकते हैं, अगर आप फर्स्ट क्लास आ गए हैं तो आपकी प्रशंसा करें, वाह ये लड़का पढ़ने में बहुत ही तेज था। अब भले आप पढ़े या नहीं पढ़े वो अलग बात है, और आप खूब पढ़ रहे थे, खूब पढ़ रहे थे, खूब पढ़ रहे थे, लेकिन आपका थर्ड डिवीजन आ गया, कॉपी चेक भला गलत हो वगैरह हो गया, लेकिन आपके मोहल्ला के लोग क्या बोलने लगेगा, ये लड़का तो भर दिन घूमता था, ये लड़की खूबे घूमती थी, कुछ नहीं पढ़ता था, इसीलिए इसका थर्ड डिवीजन है। नहीं बाबू, कुछ रीजन भी हो सकता है, हैंड राइटिंग में दिक्कत हो सकता है, वो कुछ और लिख के चला है, कुछ चेक करने वाला ही बढ़िया से चेक नहीं किया होगा, तब वो थर्ड डिवीजन आया, लेकिन वो पढ़ने में अच्छा था। ये हकीकत है हमारे समाज की। क्या ये सत्य है? आप सब यस या नो कमेंट करके बताइए बैरचो। 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावे है। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम क्या है पैरचो? 39 नंबर के बताइएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो सर ये होगा आपका प्यारे नन्हे बेटे जो है किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचा गया है। ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है सर? ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है पैरचो? तो आपको पता होना चाहिए कि सर ज्ञानेंद्र पति के जो द्वारा लिखा गया है, वो है लिखा गया है गांव का घर। क्योंकि गांव के घर में जो हमारी माँ बहनें और पुतहु जो है किस तरह से रहती थी, उसके बारे में। पहले का गेट जो है बहुत ही छोटा होता था, ताकि हम झुक कर अंदर जाए, लेकिन आज के गेट जो है बड़ा हो गया है, बिना झुके चल जाते हैं। तो ये सब के बारे में भी वर्णन किया गया है। चलिए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है सर? वो जो है उसने कहा था कहानी के पात्र है, जो कि सिख राइफल के 77वें जमादार थे, अच्छे से आपको पता होगा। और वो जब प्रेम करती है, वो सूबेदारनी से प्रेम करती है, और आपको पता होगा सूबेदारनी के पति का नाम क्या था, सूबेदार था, ठीक है, जिसे हजारा सिंह के नाम से भी आप सब जानते होंगे। महेश्वर किस कहानी का पात्र है सर? महेश्वर जो है रोज कहानी का पात्र है, जिसमें महेश्वर जो है एक डॉक्टर है सर। क्या है, डॉक्टर है, जिन्होंने गैंग्रीन, क्या है सर, गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है पैरचो? तो यह है सूरदास के, तुलसीदास के, छपा के, या करबा के। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए पैरचो, क्या हो जाएगा? तो ये जो है सर सूर के पद में कहा क्या गया है, ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? तो सूरदास के पद से। ठीक है, ये संबोधित किया गया है, जरूर आप इसे याद रख सकते हैं पैरचो। देखिए पैरचो, आप सब क्लास के बारे में बार बार बोलते रहते कि क्या बजे क्लास होता है सर, तो आपका शाम के जो है सर, आपके 6:30 PM में भी क्लास प्रतिदिन ये चलेगा 100% पैरचो। ठीक है, लेकिन सुबह के क्लास में थोड़ा सा चेंज वगैरह होता रहता है, कभी 8:15 हो गया, तो कभी 7 बजे क्लास चल सकता है। तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। और एक दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं, एक 85 78 00 27 39 इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, हाई लिख के आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे, वहां से भी आपको मैसेज वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है, क्लास होने से पहले। ठीक है, चलिए, छत्रसाल किस कविता का पात्र है? छत्रसाल किस कविता का पात्र है पैरचो? 44 नंबर का बताइएगा, तो ये जो है कवित का है सर। किसका है? कवित का, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है पैरचो? रामधारी सिंह दिनकर जो है पैरचो, वो किस काल के हैं? देखिए सर, आपको यहाँ से है, ये शुरुआती चैप्टर से, यानी कि आपका जो है बातचीत हो गया, उसने कहा था, ये चैप्टर शुरुआती दौर से है। तो सर ये सब के सब जो है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, ये सब है। बट अगला जो है आपके जो दो भाग में बटा गया है, वो सब में भक्ति काल, रीति काल, ये सब आते हैं, और आधुनिक काल भी आते हैं। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर किस काल के थे? आधुनिक काल के, याद रखिएगा। जायसी किस काल के कवि है पैरिस? जायसी जी जो है ये आपके भक्ति काल के हैं, और हम आपको ट्रिक बताए होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 1 2 से 3 से लेके जो है भक्ति काल है सर। क्या है? भक्ति काल है। चौथा जो है सर रीति काल है, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि तीनों जो है सर ये है आपका भक्ति काल। क्या, सॉरी सॉरी, आधुनिक काल है। क्या है? आधुनिक काल है, याद रखेगा ना सर, बिल्कुल याद रहेगा। ओस दिनरा जो है शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? ये एक प्रकार के सर निबंध है। इसमें गंडक नदी को जो है सर पूर्ण रूप से, यानी कि नियमित बनाकर लिखा गया है ओस दिनरा, जो कि चंपारण की भूभाग के बारे में भी वर्णन किया गया है। जिसके रचयिता कौन है प्यारे चो? कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी है ना ओस दिनरा के, बिल्कुल। चलिए सर,
हँसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक में हिंदी साहित्य की कौन-सी विधा है? सर हँसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार की डायरी है, जिसके रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? कौन है? तो कौन है सर? ये है मल्य जी। और ये मल्य जी जो है ना, बीमारी से पीड़ित रहते हैं। इसको जो बीमारी रहता है, कौन-सा बीमारी रहता है? हृदय रोग नहीं रहता है सर, इसको एक बीमारी रहता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी रहता है, ठीक है? आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद हो तो बताइएगा, ठीक है? तो वो जो है डायरी लिखते हैं और बहुत ही सत्य के साथ उन्होंने लिखा है, बहुत ही गहराई के साथ लिखा है, तभी तो आज जो है उनका डायरी हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है? 12 भागों में डायरी उनका बाँटा गया है। 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि करबक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? करबक जो है प्यारे बच्चों वो कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये है पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से? पद्मावत से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर। सूरदास के दोनों पद में किस महाकाव्य के अंश हैं? सूरदास के दोनों पद में किस महाकाव्य के अंश है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं किसमें है। एक छोटा-सा कमेंट आपके लिए 50 नंबर छोड़ दिया है। आगे देखते हैं पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है प्यारे बच्चों? तो पुत्र वियोग आपको पता होगा मुकुल, जिसके रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो कि एक प्रकार के क्या है? शोक गीत है, ठीक है? ये अपने पुत्र के विरह में अति करता है। तार शपथ के संपादक कौन है? जिनका पहला तार शपथ जो है 1943 में प्रकाशित किया गया था और ये जो तार शपथ के संपादक है जो है अज्ञे जी है सर। कौन है? अज्ञे जी है। और दूसरा कब किया गया था? वो आपको कमेंट करना है, तीसरा, चौथा तक भी किए हैं, ठीक है? ठीक है, टीटी की माँ का नाम क्या है सर? टीटी यानी कि महेश्वर के पुत्र है। महेश्वर गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करता है और महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती है और मालती के पुत्र का नाम क्या है? टीटी है या टीटी की माँ का नाम क्या है? मालती है सर। ये किसी तरह का प्रश्न आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, उल्टा-पुल्टा करके ही पूछता है। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? यानी कि हमें जीना और मरना इनके बारे में हमें किस तरह से सोचना चाहिए? तो इसमें जो हमें सोचना चाहिए सर वो है भौतिकवादी रीति से। किसे? भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए, यानी प्राकृतिक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है? प्राकृतिकवादी रीति से नहीं, भौतिकवादी रीति से। आगे चलते हैं। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापी शब्द का जो अर्थ हो सकता है सर, यानी कि सभी जगह से व्याप्त हो, यानी सभी जगह से हारा हुआ या सभी जगह से जीता हुआ, उसे हम करते हैं सर्वव्यापी, ठीक है? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है 56 नंबर में कि आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है सर? आँख लगना मुहावरे का जो अर्थ होता है, वो होता है सर नींद आना। नहीं कहते कि बाबू रे थोड़ा-सा आँख लग रहा है या आप दुकान पे रहते हैं, कोई आदमी तो कहता है कि थोड़ा मुझे आँख लग रहा है, थोड़ा-सा सोने यानी कि मुझे सोने दो, नींद आ रहा है, ठीक है? आगे चलते हैं, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है सर? ईमान बेचना मुहावरे का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ये होता है धोखा देना। नहीं कहता है धोखा मिलेगा नहीं कहेगा तो कहता है धोखा मिलेगा तो हम बता देंगे ना धोखा मिलेगा हमें तो हम बता देंगे कि हम कितना प्यार करते हैं सनम। तो इसी तरह से जो है सर यहाँ पर धोखा मतलब कि ईमान बेचना मतलब धोखा देना, ठीक है? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है सर? कमर टूटना मुहावरे का जो अर्थ होता है यानी कि आर्थिक स्थिति खराब होना। अचानक आप एक करोड़पति है, ठीक है? करोड़पति है तो आपका कमर एकदम बांधा हुआ है, बढ़िया से कचर-कचर के पकड़ा हुआ है। लेकिन जब भी आप ज़ीरो बैलेंस में आ गए तो आपका क्या हुआ? आर्थिक स्थिति खराब हो गया यानी कि कमर टूट गया सर। खाने के लिए पैसा नहीं है। तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है सर? तीन तेरा होना यानी कि बिखर जाना। अगर एक चीज है, एक शीशा है, कहता है ना कि शीशा का दिल था मेरा टूट गया, यानी कि पूरा 13 में बिखर गया। तो ये क्या होता है? ये शीशा था वो क्या हुआ? टूट गया सर। यानी बिखर जाना डी हो जाएगा। 60 नंबर कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है सर? दांत खट्टे करना मुहावरे का जो अर्थ होता है सर, वो होता है पराजित करना या एक तरह से गुस्सा में देखना भी होता है, ठीक है? अगर किसी के सामने अगर चिड़चिड़ा के ना करिएगा ना तो मतलब क्या हो रहा है? वो गुस्सा में है या तो उसका अलग भी व्यवहार निकल सकता है, लेकिन पराजित करना ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या करें कि उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है प्यारे बच्चों? तो उप है या यह है? सर यहाँ पर ए आपका क्या होगा उपसर्ग? देखिए बाबू आपके 2024 के एग्जाम में 4 नंबर का उपसर्ग पूछा गया था, 4 नंबर का और 2 नंबर का प्रत्यय यानी कि प्रत्यय और अगर आप उपसर्ग पढ़ लेते हैं तो आपको 6 नंबर कोई नहीं रोकेगा। और वो पढ़ कहाँ से सकते हैं सर? आप गूगल पे जाइएगा, ठीक है? आप सर्च कीजिएगा गोल्डन, क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों? गोल्डन स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा, वहां से आपका मिल जाएगा GOLDEN गोल्डन स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा और उसके आगे हिंदी ग्रामर लगा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा सर, ठीक है? बेईमान शब्द का उपसर्ग क्या है? बेईमान, बेकार, ये सब में बे जो है सर क्या है? उपसर्ग है। आगे चलते हैं, अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है?
अगर रित को अगर हम पहले अलग करें और अगर हम आ पर जाए, जैसे अगर ए होता है और एक होता है आ ई और एक होता है दीर्घी, तो ई मतलब कि एक ऐसे वाला और दीर्घी मतलब ई वाला। तो सर इसमें क्या लगा है? ई वाला लगा है, यानी कि हमारा सी बिल्कुल ही 100% राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, बहुत बच्चे बच रहेंगे सर बी लगा दे, नहीं सर अंकुरित नहीं होगा, आपका इत होगा। ठीक है, बरप्पन में कौन सा पढ़ते हैं सर? बरप्पन में जो है सर बर जोर अपन, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए ख का उच्चारण स्थान क्या होगा सर? उच्चारण स्थान से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के अप्रोक्स या 5 नंबर के अप्रोक्स में पूछा जाता है। जब से 2021 का एग्जाम से हुआ है ना, जब से 100 एमसीक्यू देना स्टार्ट किया है, तब से जो है ये सब पूछना स्टार्ट कर दिया। ये सब पहले नहीं पूछता था। ठीक है, अब पूछना स्टार्ट कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। ख का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है, क का भी यही होता है सर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। न का उच्चारण स्थान क्या होता है? एक बार आप उच्चारण स्थान जो है गूगल पे जाके पढ़ लीजिएगा बाबू, अच्छा रहेगा। तो सर इसका जो होता है तालु होता है न। न न आपका जीव जो है ना, तो तालु में सट जाता होगा देखिएगा तो। ठीक है, और तालु में अगर कुछ खाना खा लीजिएगा गरम गरम, तो अगर वो सीज जाता है तो आपको केना दोन होगा, पानी उनी पीने में, कोई खाने में बहुत दिक्कत होगा। तो वही कह रहा है, न का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है सर। ठीक है, छ छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ छ छ ये भी तालुए है सर। ठीक है, क्योंकि च छ ज झ य न न ये सब में छ ही तालु समझिए। अब देखिए प फ ब भ में भी जो जब भी होता है सर प फ ब भ म, अगर देखिए पापा पापी पुण्य ये सब में देखिएगा सर, तो क्या होता है? ओष्ठ, यानी कि होठ आपका सट जाता है। और इसका एक कॉमेडी निकला हुआ था कि आजकल की लड़कियां जो है डैडी क्यों बोलती है? आजकल की लड़कियां क्यों डैडी बोलती है? ताकि होठ में होठ न सटे, ताकि उसकी लिपस्टिक खराब ना हो। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है। खैर ये कॉमेडी अपनी जगह पर है और अपना पढ़ाई अपना जगह पर है। ठीक है, शहर शब्द क्या है? शहर की लड़की हो तुम, हम गांव के पढ़े, हम गांव के गंवार प्रिय, तुम शहर की नवाब प्रिय, हम गांव के लोफर प्रिय। ये सब अच्छा लगता है बाबू, देखिएगा कभी एक मैम बोली तो बस गजब, यानी आपका जो है पुलिंग होगा सर। ठीक है, आगे चलते हैं। आयु शब्द क्या है सर? आयु शब्द जो है सर ये आपका स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आत्मा शब्द क्या है सर? आत्मा शब्द क्या होता है? आत्मा शब्द जो है सर ये आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग शब्द का जो विलोम शब्द होता है सर, इसका क्या होगा? प्रेम नहीं सर, राग नहीं सर, विराग या वैराग्य। सर विराग होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन आई थिंक मेरा डी चलिए सही है। चलिए, कृष्णा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है सर? कृष्णा शब्द का जो विलोम शब्द होता है सर वो होता है आपका शुक्ल, जिसमें ना ज्यादा काला और ना ज्यादा गोरा। ये कहता है ना कि मैं काला हूं तो क्या हुआ दिलवाला हूँ, और मैं काला हूं तो क्या हुआ सरकारी नौकरी वाला हूँ। तो यही समझिएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा सर? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अस्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा सर? अस्थावर शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सर जंगम, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है सर? स्तुति शब्द का जो विलोम शब्द होता है सर वो होता है निंदा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सर। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? ये भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। जैसे अगर आप एक प्रश्न देखें, एक होता है प्रतिकूल, क्या होता है सर? प्रतिकूल, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनुकूल होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुकूल होता है। जैसे एक होता है अपकर्ष, क्या होता है? अपकर्ष, तो एक होता है प्राकर्ष, क्या होता है सर? अपकर्ष, और एक होता है प्रतिकर्ष, क्या होता है सर? प्रतिकर्ष। और यहाँ पर क्या है? आकर्षण है, ये नहीं करिएगा कि अपकर्ष है, आकर्षण, यानी आकर्षित कर रहा है, आकर्षण। ठीक है, तो इसका क्या होगा? विकर्षण या सुदर्शन तो खैर होगा नहीं, घर्षण भी नहीं होगा, या प्राकर्षण होगा। बिल्कुल सर, यहाँ का होगा विकर्षण होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा सर? ए हो जाएगा। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होता है सर? स्वर्ण शब्द का जो विशेषण होता है सर वो होता है स्वर्णिम होता है। जैसे दिन का विशेषण क्या होगा? दैनिक होगा। रात का विशेषण क्या होता है? वो अलग हो जाएगा। सबका अलग अलग होता है, पर ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा सर? जगत की कल्याण कर्मा, तो जगदीश होगा। क्या होगा? जगदीश हो जाएगा। चलिए आप देखिए दिन का विशेषण क्या होगा सर? दिन का विशेषण होता है दैनिक, अभी जस्ट बताए थे दिन का विशेषण दैनिक हो गया। अगर आप बात करें स्वर्ण का क्या होता है? स्वर्णिम होता है। आत्म का क्या होता है? आत्मीय होता है। क्या होता है? ये सबका क्या अलग अलग होता है सर। ठीक है, विशेषण से भी 1 नंबर पूछा ही जाता है, ज्यादा ये भारी भी नहीं है सर। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण शब्द का जो होता है पौराणिक होता है, या क्या होता है सर? यहाँ पर पौराणिक होगा। क्या होगा? पौराणिक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं सर? विशेषण के जो है कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर जो है सर टोटल 4 होते हैं, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा।
निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है पैराचू? तो देखिएगा यहाँ पर आप 100, नया, अधिक, कम। सर अगर हम संख्या मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 वाला, सर 100 हम ऐसे लिखते हैं ना, सर 100 हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि सर ये गिनती में आता है, तो बबुआ यही होगा ना बाबू, सही बोले आपने, ये होगा सर। यथा संध्या शब्द में कौन सा समास है? अगर याद रखिएगा, यथा, प्रति, वे, भर, अभी नहीं संभव रहता है, लेकिन कभी कभी वो भी हो जाता है। तो यथा संध्या जो है सर, ये आपका क्या है? अव्ययीभाव समास है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसका विग्रह करेंगे तब, लेकिन इसको आप जो है ना इस पे इसका कह सकते हैं, ये आपका विग्रह में करिएगा तो यही आएगा, ठीक है। अपवाद में ऐसे बताया, ठीक है। चलिए सर, नरसिंह शब्द में कौन सा समास है? नरसिंह, नर है वो सिंह, यानी नरसिंह भगवान। ऑप्शन सी, सॉरी डी, बहुब्रीहि समास। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा सर? पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये होगा भूमि सर, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। गणेश शंकर का पर्यायवाची शब्द, गणेश शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द होता है, वो क्या होगा प्यारे? बिल्कुल आप बताइएगा, तो गिरजा शंकर होगा। क्या होगा? गिरजा शंकर, ए हो जाएगा सर। नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? नदी शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तरंगिणी जो है सर ये नहीं है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, तरंगिणी। बाकी ये सब है, क्या कहते हैं, भागीरथी, टटनी, ये आपका ये सब है, कि तरंगिणी जो है नहीं है, किसका? नदी का। आगे चलते हैं, पहले तो अगला प्रश्न देखते हैं, भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा सर? भौरा शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल आप बताइएगा सर, इसका होता है मधुप। क्या होता है? मधुप। ऑप्शन ए हो जाएगा सर। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत शब्द का जो संधि विच्छेद होता है सर, वो होता है सुज और आगत, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है कभी ना कभी जो है। ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही भिविया है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? गायक शब्द का जो है संधि विच्छेद होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? गै जोर अक। क्या होगा? गै जोर अक। क्या होगा? गै जोर अक। जैसे आप नयन देखते हैं प्यारे बच्चों, नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? ने जोर अक होता है। क्या होता है? ने जोर अक। यहीं पर हम नायन लिख दें, नायन मतलब कि दू गकार लगा दें, तो यहीं पर क्या होगा प्यारे बच्चों? दू गो के लिए होगा, तब इसका संधि विच्छेद अच्छा होगा। तो यही कह रहा है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गै जोर अक हो जाएगा, ठीक है। और नयन का क्या होता है? ने जोर अक होता है। तो ये कंफर्मेशन जो है आपको अच्छे से याद रखना है, नहीं कि बच्चे कहेंगे सर इसमें हमारा कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है। आकार उकार का बहुत ही महत्व होता है संधि विच्छेद में। 91 नंबर में क्या करें कि परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परामर्थ शब्द का जो संधि विच्छेद, सर ये वाला होगा नहीं, ये भी नहीं होगा सर, परम जोर अर्थ, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहीं पर देखिए, पवन शब्द में क्या होगा? पौ जोर अन होगा, होगा ना, पौ जोर अन होगा। तो यहाँ जो पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा सर, वो क्या होगा आपका? सर ये होगा आपका अयादि संधि। क्या होगा? अयादि संधि, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। 93 नंबर, भीर शब्द की कौन सी संज्ञा है? भीर जो है सर कौन सी संज्ञा है? सर भीर जो है समूहवाचक है, इसमें ऑप्शन को छोड़िए, समूहवाचक है, क्योंकि भीड़ में देखिएगा तो एक आदमी नहीं रहता है, 10 20 50 100 लोग रहता है, जैसे सेना हो गया, आपका दल हो गया, ये सब जो होता है ग्रुप हो गया, वो सब जो होता है समूहवाचक के अंतर्गत होता है, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद है सर? संज्ञा के भेद जो है आपको पता है, अभी जस्ट बताए थे कि संज्ञा कितने भेद है? सर 5 है। वो विशेषण के बताए थे ना, विशेषण का अलग था। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है सर? कुर्सी, देखिए कुर्सी में भी कई प्रकार के आते हैं, टेबल हो गया, वो बैठने वाला हो गया, सोफा हो गया, मतलब कि सर ये जातिवाचक हो सकता है, क्योंकि किसी कुर्सी का नाम नहीं बता रहा है, तो क्या होगा सर? ये जातिवाचक होगा, ठीक है, क्योंकि पूरे जाति का बोध करा रहा है। दूध शब्द कौन सी संज्ञा है सर? ये द्रव्यवाचक है। क्या है? क्योंकि द्रव्य यानी कि आप लिक्विड में, जैसे चावल हो गया, हीरा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, आप ले लीजिए घी हो गया, पानी हो गया, मलाई, जो जो भी चीज़ें जो होता है वो सब लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो सब क्या होता है? द्रव्यवाचक होता है। जातिवाचक पूरे जाति का, समूहवाचक भाववाचक में जैसे दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब जो होता है भाववाचक के अंतर्गत आता है सब। 97 नंबर में कि मनुष्यता शब्द में कौन सी संज्ञा है? मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, ये इसमें क्या है? भाव है। थोड़ा सा ललक रहा है कि किसी के प्रति हमें क्या होना चाहिए? मनुष्यता, यानी कि हमारे अंदर जो है ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, किसी के प्रति भावना होनी चाहिए, तो ये भाववाचक हो गया सब, ठीक है। महोदय शब्द में कौन सा समास है? महोदय, महा जोर उदय, क्या होगा पहले बताइए तो? तो सर महा जोर उदय, यानी ये आपका कर्मधारय, ऑप्शन बी।
भाई बहन कौन सा समास है सर? ये द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। इसी तरह से सर एक प्रश्न और आएगा, भाई भैया, खैर ये कभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ लिया तो उस समय घबराइएगा मत। भाई भैया जो होता है सर, ये अव्ययीभाव समास होता है। अगर एक ही रंग का दो दो बार पूछे तो वो होता है अव्ययीभाव। अगर इसमें डिफरेंस हो यानी भाई बहन कुछ डिफरेंस है सर, यानी कि कुछ ना कुछ अलग है, तो वो आपका द्वंद्व समास आएगा। ठीक है, ये लास्ट आपका 100वां प्रश्न है प्यारे बच्चों। उसके बाद जो है कुछ हम आपको पीडीएफ के बारे में बता देंगे कि कहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 100 नंबर प्रश्न में क्या करें कि मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा, यह जो पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं सर, बता ही देते हैं। ये पुत्र वियोग से लिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है सर। अब जो बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमें पीडीएफ नहीं देते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? पहले तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, हमने क्या किया सर, गूगल ओपन कर लिया। देख रहे गूगल ओपन हम कर लिए है, थोड़ा सा देखते हैं। अगर ये ओपन हो जाएगा तो और अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। गूगल ओपन करने के बाद हम अपना थोड़ा सा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो है ना देखना बहुत जरूरी है, इससे क्योंकि आपको बताने में ज्यादा आसान होगा। हाँ, हो जा रहा है प्यारे। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है प्यारे? आपको सिंपली आपको क्या करना है, ये गूगल दिखाई दे रहा है, गूगल दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर एक बोलने का ऑप्शन है और एक लिखने का आएगा। तो आप लिखने से बढ़िया कि बोलिए, बोलिएगा क्या? देखिए, गोल्डन स्टडी पॉइंट, देखिए हम बोल के देखते हैं। गोल्डन स्टडी पॉइंट, क्या बोलना है बाबू? ठीक से आप ध्यान दे दीजिए, क्या बोलना है? गोल्डन स्टडी पॉइंट बोलना है। गोल्डन स्टडी पॉइंट बोले ना सर, उसके बाद जो है ना फर्स्ट लिंक खोलेगा, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा सर। गोल्डन स्टडी पॉइंट खोलने के बाद पैरेचो अगर आपको ऐड वगैरह है तो ऐड वगैरह पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा सर, एक है आपका जो है क्या है, लेटेस्ट अपडेट है, और एक है ऑनलाइन टेस्ट है। और नीचे देखिएगा तो हिंदी ग्रामर आपको दिखाई दे रहा होगा पैरेचो, क्या दिखा रहा है? हिंदी ग्रामर दिखाई दे रहा है ना सर, हिंदी ग्रामर। इसे हिंदी ग्रामर पे आपको क्या करना है पैरेचो? क्लिक करना है। ठीक है, हिंदी ग्रामर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये संधि हो गया, आपका प्रत्यय जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग जो कि बहुत बार पूछा जाता है, पदबंध हो गया, क्रिया हो गया सर, विशेषण हो गया, विशेषण से भी आपको वो देखे बहुत ही प्रश्न पूछा है बाबू। और उसके सर्वनाम से भी हो गया, कारक जो कि अभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, कारक को जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और वचन थोड़ा सा कम है, लिंग भी थोड़ा सा जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में इसमें डाला हुआ है, ये पढ़ लीजिए। हम तो जरूर आपको ये कहेंगे कि सर कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन संधि, ठीक है, ये संधि पढ़ लीजिए 100%। उसके बाद आप बता देते हैं प्रत्यय, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि उपसर्ग पढ़ लीजिए। एक बार जाके उपसर्ग पे क्या कीजिएगा, चलिए जैसे उपसर्ग पे हम क्लिक करते हैं, ये उपसर्ग पे क्लिक किया। उपसर्ग पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे सर, और ऊपर आएंगे और ऊपर आएंगे और ऊपर आएंगे। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हम आपको सीधे दे दे रहे हैं, देखिए बहुत ही मेहनत की है बाबू, बहुत मेहनत है। कह रहा कि बेमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सर हमें पता है कि यहाँ पर जो है क्या होगा, सी होगा, होगा ना सी। और ये VVI है, यानी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए व्यू आंसर पे क्लिक करेंगे तो देखिए वे आ रहा है ना, बे, आपका प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगा पहले। कह रहा कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपमान। सर पढ़ाई में जो है नहीं हुआ है, यहाँ पर लिखा रहना चाहिए, तो पढ़ाई होगा सर। सॉरी, उपकार में जो है क्या है, उपसर्ग हुआ है, सॉरी, उपसर्ग जो है आपको देखिएगा उप जोर कार, इसी में क्या है, लगा हुआ है, लगा है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए क्या किया, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? सर बी होगा, यानी सी राइट आंसर। तो देखिए सी है, यस सी है, बी। तो इस तरह से जो है पैरोचो आप प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा और जबरदस्त कर सकते हैं, जाके जरूर पढ़िए एक बार। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लगा और स्पेशली आपका 100 में कितना सही हुआ है, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा पैरोचो। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।